नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर स्ट्रोक में। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज की कवर स्टोरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त कहां हैं? अफगानिस्तान पर, जहां तालिबान अब जिस शहर से गुजर रहा है वहां उसका कब्जा करता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में तालिबान अफगानिस्तान के आधा दर्जन शहरों पर कब्जा कर चुका है, जो अलग अलग प्रांतों की राजधानियां हैं। अब तालिबान पूरी ताकत के साथ राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहा है और वो इसके इतने करीब पहुंच चुका है कि तालिबानी लड़ाकों के बारूदी धमाकों से काबुल का आसमान गूंज रहा है। तालिबान के इस विजय अभियान से अफगानिस्तान सरकार के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं वो अगले 24 घंटे में राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि वो इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो तालिबान की राहें बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान में तालिबान राज आ जाता है तो भारत की चुनौतियां यकीन मानिए बहुत बढ़ जाएंगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने पर भारत के लिए मुश्किलें कौन सी खड़ी हो सकती है और फिर भारत का रोड मैप क्या होना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपके लिए। जिसका डर था वही हुआ। ये अफगानिस्तान के मशहूर शहर कंधार की तस्वीरें हैं, जहां तालिबान ने जब शहर पर कब्जा शुरू किया तो अफगान सेना भाग खड़ी हुई। बख्तरबंद गाड़ियों समेत ये कंधार से भागती अफगान सेना है। उनके साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों ने भी शहर छोड़ दिया। अफगानिस्तान की मौजूदा हालत समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर हेरात एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे की है। यहाँ अफगान सेना के ड्रोन भी रखे थे जिन्हें तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। और दूसरी तस्वीर एक तालिबानी लड़ाके की है जो अफगानिस्तान में तालिबान की जीत की खुशी में नाच रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की इस खुशी की वजह भी है। सिर्फ 24 घंटे में तालिबान ने 4 शहरों पर कब्जा जमाया है और इस तरह अब वो अफगानिस्तान के 17 प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर की सेना डेनमार्क में दाखिल हुई तो महज 6 घंटे बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में नाजी का झंडा लहराने लगा। आज अफगानिस्तान को तालिबान भी इसी रफ्तार से जीत रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में तालिबान ने अफगानिस्तान के नक्शे की सूरत ही बदल कर रख दी है। आप भी देखिए कैसे बदला ये अफगानिस्तान। 7 अगस्त से शुरू करते हैं। तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे निमरोज प्रांत की राजधानी जारंज पर कब्जा कर लिया। फिर अगली सुबह उसने सरे पुल, शेबरगन, कुंदूज और तालुकान पर हमला कर दिया। तालिबान का झंडा लहरा दिया। इसमें कुंदूज पर कब्जा बहुत ज़्यादा निर्णायक था। फिर 9 अगस्त की तरफ आइए। तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के समांगन प्रांत की राजधानी आयबक पर कब्जा कर लिया। फिर 10 अगस्त को उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत की राजधानी पोले खुमरी और पश्चिमी अफगानिस्तान के फरहा प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया। एक एक दिन और देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। 11 अगस्त को तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के बेहद महत्वपूर्ण शहर फैजाबाद में अपना झंडा लहरा दिया। फिर 12 अगस्त को तालिबान ने वो कर दिया जिससे उसकी जीत एकदम और लगभग पक्की हो गई। उसने हेरात और गजनी जैसे अफगानिस्तान के मशहूर शहरों पर कब्जा जमा लिया। इन 2 शहरों पर कब्जा होते ही तालिबान के लिए अफगानिस्तान में आगे बढ़ना बच्चों के खेल की तरह हो गया। पिछले 24 घंटे में तालिबान ने फिरोजकोह, पुले आलम, तेरनकोट, लश्करगाह और कांधार को अपने शिकंजे में ले लिया है। कांधार पाकिस्तान का दूसरा सबसे, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कांधार, हेरात, गजनी और जाराज जैसे बड़े शहर जीत चुका है तालिबान और अब उसकी निगाहें काबुल पर है। काबुल तालिबान की तरफ उसकी जो पहुंच है वो बहुत दूर नहीं है, महज कुछ किलोमीटर का फासला। देखिए आप। तालिबान की धमक अब काबुल की सरहदों तक पहुंच चुकी है। तालिबान के गरजते बम और रॉकेट की गूंज भी काबुल में सुनी जा रही है। तालिबान ने काबुल के उत्तर में बगलान प्रांत की राजधानी पुले खुमरी पर पहले ही कब्जा कर लिया था। ये जगह काबुल से 240 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उसने काबुल के दक्षिण के सबसे बड़े शहर गजनी पर कंट्रोल किया। गजनी से काबुल की दूरी 130 किलोमीटर है। गजनी पर कब्जे के अगले दिन तालिबान काबुल के एक कदम और नजदीक पहुंच गया और उसने लोगार प्रांत की राजधानी पुले आलम पर कब्जा कर लिया। पुले आलम से काबुल की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर बची है।
यानी तालिबान अब किसी भी वक्त काबुल पर हमला बोल सकता है और ये माना जा रहा है कि वो बेहद कम समय में काबुल पर कब्जा भी कर सकता है। पूरी दुनिया भी अब ये मान चुकी है कि काबुल को तालिबान के कब्जे से बचा पाना अब नामुमकिन है। इसलिए हर देश अब तालिबान से गुहार लगाते दिख रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांतों में 14 पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और 17 प्रांतों की राजधानी उसके कब्जे में आ चुकी है। तालिबान की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका ने तालिबान से गुहार लगाई है कि जब वो काबुल पर कब्जा करे तो उसके राजनयिकों को नुकसान न पहुंचाया जाए। यही नहीं, अमेरिका ने अपने राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान भी भेज दिए हैं। इसके साथ ही दुनिया भर के देश अफगानिस्तान से अपने राजनयिकों को वापस बुला रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बेचैन है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने भी ये मान लिया है कि अब अफगानिस्तान में फिर तालिबान युग आ रहा है। अफगानिस्तान में पिछले 3 महीने में तालिबान कितनी तेजी से बढ़ा है, ये आप इस मैप से समझ सकते हैं। ये अफगानिस्तान का जून का मैप है। आपको इसमें जो लाल रंग नजर आ रहा है वो तालिबान के कब्जे वाले इलाके हैं। इस मैप से साफ है कि 2 महीने पहले अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों के कुछ इलाके ही तालिबान के कब्जे में थे। अब अगला मैप देखिए, ये जुलाई का मैप है। इसमें लाल रंग काफी बढ़ गया है, यानी 1 महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अब आप इस महीने का आज का मैप देखिए। इस मैप में ज्यादातर इलाके लाल रंग से ही रंगे हुए हैं, यानी अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में अब तालिबान का राज आ चुका है। राजधानी काबुल के अलावा कुछ ही ऐसे इलाके हैं जो सरकार के नियंत्रण में हैं। पिछले 3 महीने का मैप ये बताने के लिए काफी है कि तालिबान को रोकना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। तालिबान का अगला टारगेट अब राजधानी काबुल है। यहाँ कब्जे का मतलब अफगानिस्तान में तालिबान युग की शुरुआत। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान युग आया था तो अलकायदा नाम का शैतान तैयार हुआ और अब तालिबान रिटर्न होने पर अलकायदा जैसे नए ग्लोबल आतंकी संगठन की भी आहट सता रही है। तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान सरकार ने पूरी ताकत लगाई। इसके बावजूद तालिबान को रोका नहीं जा सका और अब तालिबान काबुल को पूरी तरह घेर चुका है। इसके बाद अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। देखिए, दुनिया अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने से घबराई हुई है, लेकिन तालिबान अपनी ही धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा है। अशरफ गनी के इस्तीफे और लगातार जीत की खबरों से तालिबान के जो सीनियर लीडर्स हैं वो इतने उत्साहित हैं कि नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। तालिबान के खेमे में कैबिनेट की लिस्ट तैयार हो रही है और माना यह जा रहा है कि इस वक्त तालिबान काउंसिल के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा तालिबान सरकार बनने पर सुप्रीम लीडर हो सकता है। तालिबान के संस्थापकों में शामिल रहा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के तालिबान सरकार में राष्ट्रपति बनने की संभावना है। तालिबान का पूर्व सुप्रीम लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर का जो बेटा है मुल्ला मोहम्मद याकूब, वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि उसकी उम्र मैं बता दूं अभी 30 साल है और इसीलिए उसकी दावेदारी पर सवाल है। इसके बाद नाम आता है तालिबान के उप नेता सिराजुद्दीन हक्कानी का, जिसने अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे ज्यादा अमेरिका को परेशान किया। हक्कानी तालिबान की सरकार बनने पर वित्त मंत्री बनने की हैसियत रखता है। तालिबान की शांति वार्ता टीम में शेर मोहम्मद अब्बास को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो पिछली तालिबानी सरकार में भी विदेश मंत्री था। इस वक्त तालिबान की तरफ से सबसे चर्चित चेहरा है सुहेल शाहीन का, जो तालिबान के मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा है। तालिबान की सरकार में संचार मंत्री बनाया जा सकता है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा का बेहद करीबी अब्दुल हकीम हक्कानी है। इसे तालिबान में धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा जानकार माना जाता है। अब्दुल हकीम तालिबान की सरकार अगर बन जाती है तो कानून मंत्री या फिर धार्मिक मामलों का मंत्रालय संभाल सकता है। माना यह जा रहा है कि इस बार तालिबान की सरकार में, गौर से सुनिए, इस बार तालिबान की सरकार में महिलाओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी कौन सी महिलाएं हो सकती है ये जानकारी नहीं मिली है, अभी तक ये साझा भी नहीं की गई है, लेकिन जानकारों के मुताबिक दुनिया में मान्यता हासिल करने के लिए तालिबान अपनी सरकार में 1-2 महिला चेहरों को जगह यकीनन दे सकता है।
अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। वही तालिबान जिसके खिलाफ अमेरिका ने 20 साल जंग लड़ी, और जब उसने अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी शुरू की तो तालिबान को अफगानिस्तान जीतने में 20 हफ्ते नहीं लगे। सवाल उठता है कि तालिबान की ताकत की वजह क्या है। तालिबान में ज्यादातर लड़ाके पश्तून हैं और अफगानिस्तान के 42% आबादी भी पश्तून है। पश्तून के नाम पर तालिबान को बड़ा समर्थन मिल जाता है। इसके साथ ही तालिबान ने बड़े शातिर ढंग से अफगानिस्तान सरकार को देश के हितों का विरोधी करार दिया और उसकी छवि खराब कर दी। जंग के मैदान में तालिबान ने अफगान सैनिकों को बंधक बनाकर उनसे गुप्त जानकारी हासिल की। इस जानकारी के आधार पर अफगान सेना के हथियार और रसद लूट लिए और जेल में बंद तालिबान आतंकियों को रिहा कर अपने आप को और मजबूत कर लिया। इसके लिए तालिबान को पाकिस्तान से सीधी मदद भी मिली। पाकिस्तान सेना ने 20,000 जिहादी मुहैया कराए जो अफगानिस्तान में अब भी तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। अपनी सधी हुई रणनीति और अफगान सरकार की गलतियों की वजह से तालिबान अब लगभग अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है और तालिबान को रोकना अब नामुमकिन नजर आ रहा है। तो अफगानिस्तान में अब तालिबान काबुल जीतने की बहुत करीब पहुंच गया है और अगर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बन जाती है तो भारत की चुनौतियां बढ़ेंगी। अफगानिस्तान में तालिबान जिस ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, बगैर किसी रुकावट के बढ़ रहा है, आज इसीलिए मास्टर स्ट्रोक में उस चाल पर नजर डालना जरूरी था। इस रफ्तार को देखते हुए अब रोक पाना तालिबान को मुश्किल दिख रहा है। कल मास्टर स्ट्रोक में हमने आपको दिखाया था कि अफगानिस्तान के कुछ वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो कैसे अगर एक साथ आ गए तो तालिबान को रोका जा सकता है, जो किसी ज़माने में तालिबान को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए थे। उनमें से एक नाम था इस्माइल खान का। इस्माइल खान का जो कि ताजिक नेता हैं, इस्माइल को हेरात का शेर कहा जाता है क्योंकि 1995 में उन्होंने अपने दम पर तालिबान को हेरात से खदेड़ दिया था। बीती रात तालिबान ने हेरात पर भी कब्जा कर लिया है। उनके रास्ते में इस्माइल खान सबसे बड़ी रुकावट बने, लेकिन तालिबान ने उनके महल को कब्जे में ले लिया है। इस्माइल खान के तालिबान के कब्जे में जाने के बाद तालिबान ने उनके वीडियो को रिलीज किया जिसमें इस्माइल अपने महल में तालिबानियों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप तस्वीरों को देख रहे हैं और उन्होंने तालिबान को सरेंडर भी कर दिया। ये लायन ऑफ हेरात कहे जाने वाले इस्माइल के सरेंडर होने वाली तस्वीरें हैं जो परेशान करती है। इस्माइल खान अफगानिस्तान में भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले एक बड़े नेता। भारत सरकार और अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक जो सलमा डैम है, उसके प्रोजेक्ट में इस्माइल खान का बहुत बड़ा योगदान था। तालिबान के शिकंजे में उनका जाना भारत के लिए बड़ा झटका है और अफगानिस्तान में तालिबान राज भी भारत के लिए कई सारी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। वो कौन सी चुनौतियां हैं, आप देखिए रिपोर्ट में। कंधार पर तालिबान का कब्जा और काबुल की ओर उनके बढ़ते कदम पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने का मतलब है अफगानिस्तान एक बार फिर दुनिया भर में आतंकवाद का केंद्र बन सकता है। लेकिन भारत को तालिबान सरकार बनने से कई और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भारत ने करीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हो जाएंगे। इसके अलावा तालिबान का जो कंट्रोल है इन एरियाज के अंदर, यहाँ पे जो भारत के लोग काम कर रहे हैं, आज की तारीख में तकरीबन 2200 लोग इंडिया के हैं जो कि वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बहुत प्रॉब्लम करने वाली है। पाकिस्तान तालिबान की जिस तरह से मदद कर रहा है, इसके बाद अगर तालिबान की सरकार बनती है तो उसकी लगाम काफी हद तक पाकिस्तान के हाथ में होगी और पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत के खिलाफ एक नई जंग छेड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पर आतंकवाद खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। ऐसे में वो तालिबान राज आने पर आतंक के ठिकाने अफगानिस्तान में शिफ्ट कर सकता है और अफगानिस्तान के रूट से भारत में आतंकी गतिविधि करा सकता है। इस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए आतंक का नया अड्डा बन जाएगा। तालिबान की ताकत के पीछे दरअसल सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के तालिबान के सिर पर हाथ रखने का सबसे बड़ा मकसद है भारत को नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत को किसी भी कीमत पर बाहर करना चाहता है क्योंकि भारत ही अफगानिस्तान को विकास के रोड पर ले जाने वाला सबसे बड़ा पार्टनर है। पाकिस्तान तालिबान की मदद करके अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अफगानिस्तान में भारत के करीब 500 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं
जिसमें भारत की तरफ से 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत अफगानिस्तान की नई संसद बना रहा है और इसकी लागत है 670 करोड़ रुपए। साथ ही जारांज में से लेकर देलराम को जोड़ने वाली जो 1000 करोड़ की सड़क है वो भी भारत ही बना रहा है। सलमा डैम, उसमें भी भारत ने 800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भारत अफगानिस्तान के बीच हजारों करोड़ का व्यापार भी हो रहा है। साथ में भारत अफगानिस्तान को बहुत सी मदद भी पहुंचा रहा है। भारत की तरफ से अफगान सेना के लिए 285 सैन्य वाहन भेजे गए हैं। भारत ने अफगान वायुसेना को Mi-24 और Mi-35 हेलीकॉप्टर दिया हुआ है। कोरोना काल में भारत ने अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजकर मदद की थी। अफगान नागरिकों के लिए 1 लाख पैरासिटामोल टैबलेट्स, 5 लाख क्लोरोक्विन जो बड़ी इस्तेमाल में आ रही थी कोरोना के टाइम में, वो 5 लाख टैबलेट्स भेजी गई है। सिर्फ 2017 में भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए की मदद भेजी और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे अंडू किया जाए। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। वो बौखलाहट जो पाकिस्तान की साफ दिख रही है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में वो बौखलाहट नजर आ रही है। हिंदुस्तान में इस वक्त आज़ादी के जश्न की तैयारियां चल रही है। देश आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन ये सब देखकर पाकिस्तान के पेट में मरोड़ आ रहा है, दर्द हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस बार कश्मीर भी मुख्य धारा में शामिल होकर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी में है और इसीलिए घाटी में एक बार फिर आतंकी एक्टिव हो गए हैं। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। देश की राजधानी में जिस वक्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, दिल्ली के आसमान पर जब जवानों की हुंकार के साथ साथ हेलीकॉप्टर से बरसते फूल तिरंगा बना रहे थे, उससे कुछ ही घंटे पहले दिल्ली से करीब 750 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से करीब 70 किलोमीटर के फासले पर कुलगाम में गोलियां गूंज रही थीं। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान थे और दूसरी ओर आतंकवादी। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थीं। यही वो इमारत है जहां पर 2 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए थे और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए सुरक्षा बल के जवान गोलियां चला रहे थे। कुलगाम के मीर बाजार इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इसी बिल्डिंग में आतंकी घात लगाए बैठे हुए थे। उनके पास रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार थे। जैसे ही उन्होंने बीएसएफ के काफिले को देखा, उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आईजी विजय कुमार से सुनिए। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहां मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए। क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था, तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारा गया वो लश्कर का आतंकी था और 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। कुलगाम के मीर बाजार में बीएसएफ कॉन्वॉय पर हमला करने वाले एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कल दोपहर के करीब बीएसएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाकर पाकिस्तानी मिलिटेंट उस्मान और उसके साथी ने पहले फायरिंग कर दी थी और बाद में उनकी मंशा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से कॉन्वॉय पर हमला करने की थी। लेकिन इससे पहले कि उस्मान अपनी साजिश को पूरा कर पाता, सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और करीब 20 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद उस्मान को मार गिराया गया और एक बड़े रॉकेट हमले को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया गया। इन हथियारों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आतंकी कितनी बड़ी तैयारी के साथ आए थे। मारे गए आतंकी उस्मान के पास से एक AK-47, एक आरपीजी लॉन्चर और 2 आरपीजी शेल मिले हैं, जिनका इस्तेमाल बीएसएफ के काफिले पर करना था। आरपीजी का मतलब होता है रॉकेट से दागा जाने वाला ग्रेनेड। अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 1.5 दशक में आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस आतंकी के पास से रॉकेट लॉन्चर की बरामदगी ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है।
कश्मीर घाटी में रॉकेट हमलों का इतिहास काफ़ी पुराना है। 28 नवंबर 2002 को श्रीनगर के इसी रेडियो कश्मीर की बिल्डिंग पर हमला हुआ था, जो रॉकेट अंदर बिल्डिंग की दीवार पे लगा था। हालांकि इस हमले में कोई भी कर्मचारी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन ये आखिरी हमला था जो मिलिटेंट्स की तरफ से किसी सरकारी बिल्डिंग या सुरक्षा बलों पर किया गया था। 7 अगस्त 2006 को एक और हमला आर्मी की कॉन्वॉय पर गांदरबल में हुआ था, लेकिन ये हमला विफल रहा था और ग्रेनेड को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने निष्क्रिय किया था। उसके बाद लगातार पिछले 15 सालों में कश्मीर घाटी में सक्रिय मिलिटेंट्स की तरफ से रॉकेटों का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कश्मीर में जब से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है, साल दर साल आतंकियों का खात्मा होता जा रहा है। 2017 में कश्मीर में 220 आतंकी मारे गए थे, फिर 18 में 271 आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, फिर 2019 में 163 आतंकी ढेर हुए थे, 2020 में 232 दहशतगर्दों का काम तमाम किया, फिर 2021 में 11 अगस्त तक 109 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। कश्मीर में करीब करीब सभी टॉप कमांडर्स को मारा जा चुका है, मार गिराया गया है, और यही वजह है कि आतंकी अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू के राजौरी में एक बीजेपी नेता के घर की है, जिस पर आतंकियों ने बीती शाम ग्रेनेड से हमला किया। बीती शाम जम्मू के राजौरी के खांडली इलाके में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर अचानक ग्रेनेड से हमला हुआ। जसबीर सिंह के घर की तस्वीरें देख लीजिए, यही वो जगह है जहां पर आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, और कितना भयानक ये हादसा है। आप देख सकते हैं खून की लपटें हर तरफ यहां फैली हुई और लगातार यहां पर मातम पसरा हुआ है। जहां एक तरफ इस घर में मातम पसरा, वहीं दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी यहां सड़कों पर है और लगातार लोग इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकियों के इस कायराना हमले में 3 साल के एक बच्चे की जान चली गई और घर के 9 लोग घायल हैं। बच्चे का नाम घर वालों ने वीर सिंह रखा था, लेकिन किसने सोचा था कि वो किसी कायराना हरकत का शिकार हो जाएगा। जितने बंदे हैं सबको पता है, भारत माता की जय बोलता था, जय श्री राम बोलता था, और तिरंगे के पास तिरंगा चढ़ाते टाइम वहां जाता था। बाकी ग्रेनेड की भाषा तो पूरी दुनिया जानती है, उसके मैं शब्द आपको नहीं बता सकता। मैं भी आतंकी ऐसी ही किसी और हरकत को अंजाम देने में कामयाब ना हो पाएं, इसलिए दिल्ली भी इस वक्त अलर्ट पर है। पुलिस ने जमीन से लेकर हवा तक किसी भी खतरे से निपटने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। ये तस्वीरें 15 अगस्त के फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं, जिसके दौरान भी पूरी सतर्कता बरती गई। लाल किला से लेकर नई दिल्ली के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। पुलिस की नजर हर एक संदिग्ध पर है। स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से 55 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद किए गए हैं। 4 आरोपियों में से राजवीर सिंह हाथरस का रहने वाला है, धीरज भी हाथरस का, विनोद भोला फिरोजाबाद का और धर्मेंद्र दिल्ली का रहने वाला है। किसी भी प्रकार का थ्रेट, ना कि वो जमीन से हो या ना वो आसमान से हो, इस प्रकार के थ्रेट परसेप्शन से निपटने के लिए हमारे कमांडो फोर्स की जगह जगह तैनाती हुई है, और कोई भी प्रकार का आतंकी गतिविधि या देश विरोधी गतिविधि, नेफारियस एक्टिविटीज को यहाँ पे घटित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, 15 अगस्त के दिन लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां खास की गई है। आपको अभी कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी। लाल किले में कई लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडोज और एसपीजी भी तैनात रहेगी। लाल किले की सुरक्षा में करीब 5000 जवानों को तैनात किया जाएगा। 300 सीसीटीवी कैमरास, 9 एंटी ड्रोन रडार, ऊंची इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, फेस रिकग्निशन वाले सीसीटीवी कैमरास जो किसी को भी चिन्हित आतंकियों को भी या नोटोरियस जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी पहचान लेंगे। लाल किला के मुख्य गेट के सामने कंटेनर्स की ऊंची इमारत बना दी गई है, बिल्कुल जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं। किसी भी तरह के एयर बलून, ड्रोन को उड़ाने की पाबंदी है। लाल किला पर जब तक समारोह चलेगा तब तक पतंग उड़ाने की भी मनाही रहेगी। दिल्ली की सभी सीमाओं को 24 घंटे पहले ही सील कर दिया जाएगा। आसपास के दूसरे राज्यों के साथ भी बैठक की गई है और उनके साथ भी सुरक्षा इनपुट साझा किए गए ताकि किसी भी खतरे को
टाला जा सके। पुरानी गाड़ी भी बेचेंगे तो उसमें भी आपको फायदा होगा। ये फायदा होगा कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। अगर आपकी कार भी पुरानी हो चली है और आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। अब आपकी पुरानी गाड़ी आपके लिए बोझ नहीं साबित होगी, बल्कि वो जाते जाते आपको तमाम फायदे दिला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर दी है। गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम ने ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की और इसके फायदे गिनाए। 21वीं सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है। ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। अब आप ये जानना चाहेंगे कि पुरानी गाड़ी हटाने से फायदा क्या होगा हमें भाई, तो समझिए आप इस बात को। नई पॉलिसी के तहत आप जब अपनी पुरानी गाड़ी का स्क्रैप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो आपको नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिस किसी के पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। रोड टैक्स में आपको छूट मिलेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इन सब में आपकी बचत हो जाएगी। तो फायदे का सौदा। अब ये भी जान लीजिए कि आपकी गाड़ी अचानक कबाड़ साबित नहीं होने वाली है, यानी उसे अचानक रोड से नहीं हटाया जाएगा, उसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। कैसे? नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत देश में चलने वाली गाड़ियों को एक तय समय के अनुसार फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर उसे अनिवार्य रूप से फिटनेस सेंटर लेकर जाना ही होगा। इसके मुताबिक प्राइवेट व्हीकल को 20 साल के बाद और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना ही होगा। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्स में कर दिया जाएगा। इन सेंटर्स पर गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो ये माना जाएगा कि अब उसे स्क्रैप में भेजना ही होगा। जिन गाड़ियों को हटाना होगा उन्हें वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करने के बाद स्क्रैप किया जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चली है तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।